आर्यम आर्यम गुरुदेव। गुरुजी, मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जब हम अगर पहले देखते हैं अपने मम्मी पापा को देखते हैं या अपने और जो हमारे से मतलब मम्मी पापा की एज के लोग हैं, तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे खासे चलते थे, नहीं मतलब आज तक चलते आ रहे हैं, और उनके रिलेशन में इतना अवसाद नहीं होता था कि लड़ाई झगड़े नहीं होते थे या कुछ कुंठा नहीं होती थी किसी तरीके की। पर जो अब जो रिलेशन है, मतलब जो अब नए रिलेशन लोगों के बन रहे हैं, वो ज़्यादा चल ही नहीं पाते हैं और लोग साथ नहीं रहना चाहते हैं, और एक डिस्टेंस में जितना रहते हैं तो ही उनके रिलेशन चल पाते हैं। लेकिन अगर साथ रहने की बात करें तो या तो मजबूरी में रह रहे होते हैं या फिर जल्दी वो रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्या पहले और अब में ऐसा क्या चीज़ आ गई कि जो रिलेशंस हैं वो इस तरीके से अब ख़राब होने लग गए हैं? एक छोटा बच्चा था और उस बच्चे का एक पेड़ के साथ प्रेम हो गया और उस पेड़ का भी प्रेम हो गया बच्चे के साथ। अगर जो बड़े हैं उनको ये ना पता हो कि हम बड़े हैं और वो छोटे बन करके प्रेम करना चाहें तो प्रेम बड़ा लंबा चलता है। अब वो बच्चा उस पेड़ के पास पहुंचता और उसकी छाया में बैठता, वहाँ डांस करता, वहाँ उसके फल खाता, उसके फूल तोड़ता और अपने सर पर एक उसका मुकुट बनाकर पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता। पेड़ देख करके बहुत प्रसन्न होता, बहुत खुश होता और उसकी प्रतीक्षा करता। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूलों में जाना शुरू हुआ, विद्यालयों में जाना शुरू हुआ, माता पिता की परवरिश और जो एक कंडीशनिंग है उसने काम करना शुरू किया। तो बच्चा धीरे धीरे पेड़ से बातें करने लगा। पेड़ प्रसन्न था चूँकि पेड़ का एक तरफा, पेड़ का बिना किसी स्वार्थ का प्रेम था। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहता है कि तुम्हारा मेरा तो संबंध है, तुम मुझे मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो कहता है भाई मेरे फल हैं, फूल हैं, ये सब तुम्हारे लिए हैं, मेरे पत्तियां हैं, मेरे सब कुछ है, ये सब तुम्हारे लिए। तो उसने उस पर से फूल पत्ती थोड़ी सब थोड़ी अपने घर भी ले जाने लगा। घर वाले भी खुश होने लगे, ये संबंध बड़ा अच्छा चल रहा है इनका। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी जाने लगा, कॉलेज जाने लगा और वो पेड़ के पास कम जाता क्योंकि उसे पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता था। अब पेड़ उसकी इंतज़ार करे, क्योंकि जब प्रेम गहरा होता है तो बिना किसी कारण के होता है और प्रेम हमेशा प्रतीक्षा भी करता है। तो उसका इंतजार करे, उससे कहे कि तुम मेरे पास अब आते नहीं। जब वो एक दिन उसके पास पहुंचा तो कहता फालतू की बकवास छोड़ो, ये प्रेम व्रेम कुछ नहीं रखा इस सब में। मुझे यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मुझे काम करना है बहुत, मुझे बड़ा आदमी बनना है, और तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए कि इस फालतू बैठ के टाइम वेस्ट करता हूँ तुम्हारे पास में, मुझे क्या मिलता है तुम्हारे पास से? तो कहते मैं तो कुछ ये दे नहीं सकता कुछ ऐसी चीज़ें। तो तुम्हें परेशानी क्या है? तो बच्चा जब बड़ा हो गया है वो कहता मुझे पैसा चाहिए। तो कहता पैसा तो मैं जानता नहीं, ये बीमारी तो हम पेड़ों ने कभी पाली नहीं, ये तो मनुष्यों के पास ही होती है पैसे की और बाकी चीज़ों की। भाई मैं तो तुम्हें बताओ क्या कर सकता हूँ? प्रेम कर सकता हूँ। बोले छोड़ो बकवास फालतू की, प्रेम व्रेम में कुछ नहीं रखा, ये बताओ मुझे पैसा कैसे मिलेगा? वो कहता कि मेरे जो फल लदे हैं मैं थोड़े और अधिक फल उगाता हूँ अपने जीवन में, थोड़ी शाखाएं और बढ़ा देता हूँ, तुम इनको काट लो, लकड़ी को लकड़ी की जगह बेच दो, फल को फल की जगह बेच दो, कुछ पत्ते बचे उसका खाद बना के उसे बेच दो। प्रेम जब मिटता है, जब कुछ दे पाता है तो प्रसन्न होता है। अहंकार जब छीनता है और लूटता है और खींचता है तो प्रसन्न होता है। अहंकार की मनोवृत्ति है कि वो छीन करके ले करके प्रसन्न होगा। प्रेम की स्वाभाविक एक कीमिया है कि वो बांटता है तो प्रसन्न होता है। जो ने ऐसे ही किया, वो एक बैलगाड़ी लाया और उसमें पूरा उसके फल वल सारे निकाले, वो बेचारा पेड़ नंगा हो गया, वो सारा उसको काटा, सब किया, ले गया। फिर कई साल बाद पेड़ के पास पहुंचा तो उसने कहा उसमें बड़ी मदद मिली, मैंने अपनी स्कूल की कॉलेज की फीस अदा की, सब कुछ किया, लेकिन अब बताओ अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्योंकि जो स्वार्थ है वो हमेशा ये मांगता है कि तुम मेरे लिए क्या उपयोगी हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, और प्रेम हमेशा ये चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इन दोनों में बड़ा अंतर है। स्वार्थ चाहेगा कि तुम मेरे लिए कितने उपयोगी हो, क्या कर सकते हो, और प्रेम कहेगा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और कैसे दे सकता हूँ। तो पेड़ कहता है भाई मेरी सारी शाखाएं तुम काट कर ले गए थे, इतनी जल्दी तो मैं दूसरी उगा नहीं पाया, और मैं तो अब पूरा पेड़ ही खड़ा हूँ अब लेकिन मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम मेरे बचपन से मेरे साथी रहे हो, मेरे साथ रहे हो, मैं तुम्हारे जिस भी काम आ सकूँ, तो तुम ऐसा करो मुझे काट लो और काट करके पास गांव में ले जाओ, शायद तुम्हें और अधिक धन मिल जाए, और तुम्हारा इस लकड़ी को बेचने से तुम्हारा और जो तुम्हें चाहिए, दूर देश जाना है, जहाँ भी जाना है वहाँ तुम उस यात्रा पर जा सको। वो पूरे पेड़ को जड़ से काट देता है, छोटा सा ठूट रह जाता है 1 फीट का, और फिर उस पेड़ को जाकर जंगल में बेचता है। उससे जो पैसा आता है बाजार में बेचता है, उससे पेड़ के लकड़ी से जो धन प्राप्त होता है उससे विदेश चला जाता है। वो पेड़ प्रतीक्षा कर रहा है, उसका ठूट अभी भी 1 फीट का है, और आते जाते लोगों से पूछता है कि वो ठीक तो है, उसे कोई कष्ट तो नहीं है।
वो कहाँ चला गया है, मैं उसकी बाट जोता हूँ, कोई मुझे उसकी खबर दे दे, कोई मुझे कुछ पता दे दे। तो ये जो संबंधों में मधुरता समाप्त हुई, ये इसलिए समाप्त हुई कि हमने एक दूसरे को उपयोगी समझना शुरू किया। पहले देने की भावना थी, पाने की भावना नहीं थी। अब सिर्फ पाने की भावना है, देने की भावना नहीं है। ये एक यहाँ तो मूल शुरू होता है। एक बात। दूसरी बात, हमने, मृणाल पांडे हिंदुस्तान के एडिटर हुआ करते थे, एक बार मेरी उनसे मीटिंग हो रही थी ऐसे ही। तो आपने जो मैट्रिमोनियल विज्ञापन देखे हैं, जो वैवाहिक विज्ञापन आते हैं, उसमें लिखा होता है कि एक वर चाहिए, सुयोग्य वर चाहिए, और उसकी आय 5 अंकों में, सरकारी उसकी आय 5 अंकों में होनी चाहिए, सरकारी सेवारत को वरीयता, और उसमें ऐसे इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनता है, और ज़्यादातर लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं। तो यानी कि एक भी विज्ञापन मैंने ऐसा नहीं दे, पहले तो मैंने उनको करेक्शन कराई कि इसमें वर मत करिए, आप लिखिए कि विवाह हेतु योग्य युवक चाहिए। किसका वर चाहिए? वर तो होता है वरमाला के बाद, विवाह संस्कार के बाद तो फिर वर ही मिलते हैं, युवक कहाँ मिलता है। और ऐसे वो उन्होंने लिखा वधू चाहिए, वर वधू चाहिए, ये आता था शीर्षक उसका। तो वधू किसकी चाहिए? वधू होती है फेरों के बाद, तो फिर वधुएं ही मिलती हैं सबको, कन्या कहाँ मिलती है। तो वो एक अजीब बेवकूफ़ी थी, और लंबे समय अभी बहुत जगह चल रही है, वर वधू चाहिए, तो वधू को दिखाने ले जा रहे हैं। अरे वधू तो हो चुके, अब दिखाने कैसे ले जा रहे हो? वो तो कन्या होती तो दिखाने ले जाते। वधुएं थी एक्चुअली दासियाँ, जो राजे महाराजे अपने यहाँ बहुत सारी दासियों को पालते थे, उन ऋषि मुनियों को, बाकी लोगों को ओबलाइज करने के लिए, सेवा के लिए वहाँ दान दे करके आते थे आश्रमों में या बाकी स्थानों पर। पुरानी परंपरा यही रही है। और जिससे विवाह संस्कार होता था, वो फिर कुल माता, गुरु माताएं, वो कुल के परिवारों को बढ़ाने का उस तरह का काम करती थी। और ये जो वधुएं थी, ये वधु शब्द उसमें प्रयोग होता रहा है। अभी पता नहीं कैसे हमारे यहाँ शुरू हुआ और बड़ा इसका हुआ रहा। तो उसमें एक भी विज्ञापन जो मैं बात कर रहा था, एक भी ऐसा नहीं मिलता कि इंसान बहुत अच्छा चाहिए, बहुत सात्विक हो, बहुत सदाचारी हो, बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो, बहुत सत्यनिष्ठ हो, अच्छा खान पान हो उसका, अच्छा परिवार हो उसका, भले ही कुछ भी कमाता हो। क्योंकि अगर ये सारे गुण आ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा कमाने की ज़रूरत भी क्या है। एक्चुअली हम जो धन बहुत ज़्यादा उपार्जित करते हैं, इसीलिए तो करते हैं कि शायद उस धन को पैदा करने के बाद ये गुण हमारे व्यक्तित्व में समावेशित हो जाएंगे। इसी कल्पना से तो हम धन का उपार्जन करते हैं। सारी यात्रा आदमी की, हर चीज़ की यात्रा अंततः सम्मान की यात्रा है। कोई बड़ा धनी हो जाना चाहता है, किस लिए? कि मोहल्ले पड़ोस में, समाज में, राष्ट्र में, देश में, प्रांत में, दुनिया में, रिश्तेदारों में उसे सब रेस्पेक्ट की नज़र से देखें। कोई स्त्री बहुत सुंदर दिखना चाहती है, किस लिए? कि उसे लोग रेस्पेक्ट की नज़र से देखें। हर यात्रा सम्मान पर जाकर समाप्त होती है। और सम्मान अर्जित अगर हम अपमानपूर्ण कार्यों को करके करते हैं तो कभी सम्मान शुद्ध नहीं हो सकता। तो ये मतलब थोड़े डिफरेंट डायमेंशंस में बात कर रहा हूँ, एकदम सीधे सीधे बात समझ में आती भी नहीं है। तो सम्मान हम खो करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सम्मान समाप्त करके असम्मानपूर्ण कृत्यों को करके सोचते हैं कि हम प्रेमपूर्ण जीवन की तरफ चले जाएंगे, तो नहीं जा पाएंगे। हमारे जीवन में विभत्सता आई, क्रूरता आई, हिंसा आई, वैमनस्य आया, बैर आया, प्रतिस्पर्धा आई। इस सब ने हमारे रिलेशन को डैमेज किया। अब जो लड़का है वो कुछ और सोच रहा है, तो और लड़की वो कुछ और सोच रही है। फिर इसमें जो गुण तत्व थे, जो सौहार्द था, जो प्रेम था, जो सामंजस्य था, जो मैत्री थी, जो करुणा थी, जो दया थी, है ना, जो भावनात्मक लगाव था, वो धीरे धीरे दरकता गया। और क्या बच गया? सिर्फ सेक्स बच गया, या कामुकता बच गई, फिजिकल रिलेशन बच गया। अब फिजिकल रिलेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, उसमें कोई, वो एक जीवन के नियमन का आधार जरूर है, लेकिन वो प्रेम का आधार कभी नहीं है। वासना कभी प्रेम का आधार नहीं है। इसलिए ही वासना में बहुत लंबे समय तक आप रह भी नहीं सकते हो, लेकिन प्रेम में पूरे जीवन रह सकते हो। मैंने सुना है ना कि पेड़ 40 साल तक प्रेम करता रहा उस युवक से, और अंत तक करता रहा जब तक ठूट बचा हुआ है। वो कहता मैं पेड़, इसमें कोई पत्ती नहीं लगा सकता, फल नहीं ला सकता, कुछ नहीं कर सकता, मैं मर गया हूँ लगभग, लेकिन प्रेम में अभी भी है उससे मेरा, और मैं उसकी खबर चाहता हूँ। उसे खबर भी नहीं है जिसकी वो खबर चाहता है। तो ये जो भाव दशा है, ये समाप्त हो गई है जीवन से। अब ना तो हमारा कोई सामंजस्य है, अब ये टियर 4 टाइप का हो गया है, ये सो कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सबको कहूँ जी खाली बैठ के घंटी बजाने लगे 24 घंटे, ये भी संभव नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में सदाचार खत्म होने से, संस्कार खत्म होने से, अच्छे मूल्य खत्म होने से ये चीज़ें समाप्त हो रही हैं। और अगर हम, जैसे मैंने बताया विज्ञापन की बात, अगर हम कुछ पदों को ढूंढ रहे हैं, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, फलाना हो, आर्किटेक्ट, जो भी जितने पद होते हैं, ये हो, IT स्पेशलिस्ट हो, अब ये तो पोजीशन है। एक्चुअली पोजीशन तो कभी ऊपर नीचे हो सकती है।
अगर आज इंजीनियर है, कल उसको लकवा मार जाए, आज वो प्रोफेसर है, कल को उसकी नौकरी चली जाए, आज वो डॉक्टर है, कल खुद ही बीमार हो जाए, तो उस स्थिति में क्या बचेगा फिर आपके पास? वो चीज़ तो बची पहले से ही नहीं थी। अब पद के साथ प्रेम था, पद समाप्त हो गया, अब क्या करेंगे? फिर आदमी दूसरी तरफ खोजने लगता है। तो खोज ही एक्चुअली हमारी गलत है। हमारी खोज का आधारभूत केंद्र ही गलत है। हमारी खोज की प्रारंभ और खोज की शुरुआत ही गलत है। हम गलत तरह के लोगों में अपने जीवन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए लौट कर वो चीज़ें फिर वापस आती हैं। तो और फिर बहुत सारी चीज़ें क्या हैं कि हम हर समय ये चाहते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हम टेस्टिंग करते हैं चीज़ों के माध्यम से। तुमने मुझे फलानी चीज़ नहीं दी तो मैं कैसे मानूं कि तुम मुझे प्रेम करते हो? परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। तो जो आपको जो एग्जिस्टेंस है, एक्चुअली सेल्फ एग्जिस्टेंस, उसे तो आपने विलीन कर दिया, उसे तो आपने ख़त्म कर लिया। और फिर आप कहते हैं अब हम कहाँ रहे? ख़त्म तो आप तो बूंद बनकर जब सागर में मिले, अगर एक बूंद से आप पूछे कि तू क्या, वो कहेगी मैं सागर। उसका विस्तार सागर है, उसका एग्जिस्टेंस सागर है। लेकिन बूंद को आप बूंद ही समझ रहे हो, सागर तो समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन है सागर वो। अगर उसका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बायोलॉजिकल उसका परीक्षण करेंगे तो हमें वो सारे गुण मिलेंगे जो पूरे, जो 1 किलो समुद्र में है, 1000 किलो समुद्र में है, 1,00,000 किलो समुद्र में जो गुण तत्व हैं वो एक बूंद में है। केमिस्ट्रिकल पॉइंट्स, वो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारे DNA RNA उसका वही है, बूंद का। तो जो प्रेम की बूंद थी वो तो हमने सुखा दी। और हम सागर, जो समाज में सागर हमने क्रिएट किया आर्टिफिशियल, उसकी तरफ हमारी दृष्टि लग गई। इससे दुख का आगमन हो गया जीवन में। और छोटी छोटी चीज़ों पर हम आश्रित हो गए। अगर तुम ये कर दो तो मैं बहुत सुखी। लेकिन क्या अगर हमारे पास फलानी गाड़ी हो जाए तो हम बहुत सुखी, अगर हमारे पास बैंक में इतना पैसा हो जाए तो हम बहुत सुखी, अगर हमारा घर इतना बड़ा बन जाए तो हम बहुत सुखी, अगर हमारी फलानी चीज़ हो जाए तो हम बहुत सुखी, अगर हमारे बच्चे उस स्कूल में चले जाए तो हम बहुत सुखी, अगर हमारा बैंक बैलेंस इतना हो जाए तो हम बहुत सुखी, अगर इतना सोना चांदी, इतनी जीन्स मेरी अलमारी में टंगी हो तो मैं बहुत सुखी, इतनी साड़ियाँ हो तो मैं बहुत सुखी, अगर मैं फलानी ब्रांडेड कपड़े ये पहन लूँ तो मैं बहुत सुखी, अगर मेरे पर राडो की जो बढ़िया घड़ियाँ हैं तो मैं। लेकिन जिनके पास ये सब है, क्या वो सुखी हैं? इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है, फिर भी उनका जीवन एम्प्टीनेस से भरा है, एक खालीपन से भरा है। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनके पास ये सब है, जो एक सामान्य व्यक्ति की सूची में होता है, वो फिर भी परेशान है। तो इसका मतलब सुख का हेतु तो ये है नहीं, सुख का संबंध तो इससे फिर है नहीं। ना बड़े घर से है, ना बड़ी गाड़ी से है, ना किसी चीज़ से नहीं है एक्चुअली। तो सुख का हमने एक्चुअली तलाशी गलत शुरू कर दी। हम पढ़ना चाहते थे केमिस्ट्री, हमने ले लिया भूगोल। हम स्टडी करना चाहते थे इंग्लिश की, हम ले बैठे संस्कृत। और फिर वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही। संस्कृत में तो संस्कृत के आयाम मिलेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश के मिलेंगे। इंग्लिश लोगे, कीट्स को पढ़ोगे, ह्यूमो को पढ़ोगे, वीक्स को पढ़ोगे, आर्किमिडीज को पढ़ोगे, या मतलब जो इंग्लिश से आते हैं वहाँ आप लियो टॉलस्टॉय को पढ़ोगे। आप संस्कृत लोगे तो कालिदास को पढ़ोगे, आप आदिशंकर को पढ़ोगे, आप नचिकेता को पढ़ोगे, आप रामानुजन को पढ़ोगे। तो दिशा ही बदल गई एक्चुअली। तो ये जो आर्टिफिशियलनेस से हमारे पास चीज़ें आई, जैसे अंग्रेजी दांत लोग होते चले गए, तो हमारे सारे सुख भी हम अंग्रेजी में ही तलाशते हैं। अब अंग्रेजी दांत होने से, अंग्रेजी एक्चुअली पूरे का पूरे कल्चर है, वो भाषा तक तो ठीक है, लेकिन जब हम उसे ओढ़ने बिछाने लगते हैं तो हर चीज़ इंग्लिश में, इंग्लिश ढंग से देखने लगते हैं। अब जैसे ये बात, हम बहुत सारे पर्व मनाने हमने शुरू किए, उस दिन तो आप जाकर के उन्हें फूलों का गुलदस्ता और सब दे रहे हो, और 364 दिन क्या करेंगे? माता पिता की कोई खबर नहीं, वो फिर अनाथालय में उधर उधर रह रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं था, हम ऐसा सोचते ही नहीं थे कभी कि हम ऐसे रह पाएंगे कि लोग अलग अलग होंगे। ऐसा हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारे परिवारों में ऐसे अलगाव होंगे। तो ये अलगाव उस तरह से आए, उस तरह की चीज़ें आई। और फिर कुछ हमारे यहाँ फिल्मों ने, कहानियों ने, किस्सों ने, सो कॉल्ड ये जो धर्मनिरपेक्षता और इस तरह के शब्द प्रयोग हुए, इन सब ने बहुत चीज़ें खराब की। अब एक शब्द आता है बहुत सामान्य, हवस का पुजारी। हवस का मौलाना क्यों नहीं? हवस शब्द हमारा नहीं है, उर्दू का शब्द है। तृष्णा का पुजारी हो सकता है, लेकिन तृष्णा फिर कुछ और चीज़ है, अपेक्षा कुछ और चीज़ है, ईर्ष्या कुछ और, प्रतिस्पर्धा कुछ और चीज़ है, स्पर्धा कुछ और चीज़ है, द्वेष कुछ और चीज़ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द हमने प्रयोग कर लिए। तो ये अब ये हमारे शब्दों के साथ काम खराब होना शुरू हो गया। यानी पुजारी है, हवस का, ऐसे बहुत सारे शब्द मैं कभी कभी देखता हूँ। इतना उनके साथ अन्याय किया गया शब्दों के साथ, उनको जोड़ दिया गया। हवस का पादरी क्यों नहीं?
मतलब छोटी सी बात। तो ये सब बातें आपस में जुड़ी हैं। कभी भी आपको लगेगा कि मैं विषय से भटक रहा हूँ, नहीं, मैं अपने विषय पर ही हूँ। तो ये जब आपने सारी चीज़ें, अब फिर अंग्रेजी में जब आपने बहुत ज़्यादा विकास किया बच्चों का अपना, तो आपने सारे संस्कार और सारी चीज़ें अंग्रेजों से ही ले ली, क्योंकि उसके बाद आपका कोई मापदंड नहीं है। आप सारे उपन्यास पढ़ेंगे इंग्लिश वालों के, आप जेम्स एल डी चेज को पढ़ेंगे, आप उन सबको पढ़ेंगे जो अंग्रेजी के राइटर्स हैं, अब हिंदी के राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे। और आपने फिर वो दुनिया देखी और समझी और जानी जो आपके पास आसपास कहीं भी नहीं है। यानी आप टेक ऑफ हो गए और लैंडिंग आपकी हुई नहीं। आपका पूरा संस्कार का विकास हुआ अंग्रेजी ढंग से, क्योंकि वो अंग्रेजी नॉवलों में जो स्टुअर्ट मॉर्टन को पढ़ रहे हैं, तो स्टुअर्ट मॉर्टन के जो किस्से कहानियां हैं वो सारे के सारे यूरोप से संबंध रखते हैं, वो यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होते। जो हमारे जीवन अनुभव का हिस्सा नहीं होता, उसको हम ठीक से एक्सेप्ट कभी कर नहीं पाते हैं। एक अभी काली हांडी में बहुत पहले एक अकाल पड़ा और खेती खत्म हो गई, बहुत लोग भुखमरी के शिकार हो गए, बहुत लोग एक्सपायर हुए। मैं उन दिनों फ्रांस में था, तो वहाँ वो न्यूज़पेपर था, तो एक बच्ची ने मुझसे सवाल किया, होगी 10th में या 8th 9th 10th में होगी, उसने मुझसे पूछा कि वहाँ ये अकाल क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा कि जब घर में खाना नहीं मिलता, ऐसी चीज़ें नहीं होती, तो लोग अकाल बोलते हैं उसको, कि चीज़ें ऐसी। तो वो कहती कि खाना नहीं मिलता तो लोग मर जाते हैं, भुखमरी क्या है। फिर मैंने कहा भुखमरी मतलब जब भूख से लोग मर जाते हैं। तो उसने कहा तो उनकी फ्रिज में चॉकलेट भी नहीं थी क्या, उनके रेफ्रिजरेटर में मिल्क पाउडर नहीं था क्या, उनके फ्रूट्स भी नहीं थे। अब ये उसकी दुनिया है, ये वहाँ अपना घर देख रही है वो एक्चुअली। अब उसके घर में तो फ्रिज में सब लगा है, वो क्या पता फ्रिज नहीं देखी काला हांडी के आदमी ने कभी फ्रिज को वो समझा ही नहीं, क्योंकि तो जैसे परवरिश हम पाते हैं, तो जब हम अंग्रेजी के कल्चर, अंग्रेजी की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, तो व्यक्ति का संबंध एक काम चलाऊ आधार है, वो टेम्परेरी है व्यक्ति का। वहाँ व्यक्ति के गुण तत्व की वैल्यू नहीं है, व्यक्ति के भौतिकवाद की वैल्यू है। इसलिए पूरा का पूरा पश्चिम अमेरिका में हर तीसरा आदमी के पास अपना एक मनोचिकित्सक है, उनके पास एक साइकोलॉजिकली डॉक्टर्स का परामर्श लेते हैं। वो हर तीसरा आदमी साइकोलॉजिकली सिक है वहाँ। और सबसे ज़्यादा पागल इतने पूरी दुनिया में है, इतने मिला के कुल अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ आपने सबसे बड़ा विस्तार किया भौतिकवाद का। हर रिलेशन, हर चीज़, वहाँ कोई मतलब नहीं है किसी से। अब एक सिस्टर है और वो ब्रदर है, और वो उन्होंने दोनों ने मुकदमा किया कोर्ट में। वो ह्यूस्टन में या बॉस्टन वहाँ के कहीं के रहने वाले थे। तो वो मेरे पास भी उनके किसी के माध्यम से सवाल आया, तो उसने मुकदमा किया सिस्टर ने कि मेरा केक निकाल के खा गया है ये मेरे उससे। तो अब आप सोचिए कि वो केक मैंने बनाया, माई केक माई। तो ये जो जितना मैं सबसे ज़्यादा मैं का उच्चार बकरा करता है, सबसे ज़्यादा कटता है। तो ये जो ईगो बन गई, ये जो हमने आर्टिफिशियलनेस समाज में पैदा की, इसने संबंधों को ख़त्म कर दिया है। और बताइए वो कह रही दिस इज़ माइन, यू डोंट टच दिस। अब वो अब यहाँ बहन मर जाए भाई के लिए, अगर वो खाना ना खाए तो या भूखा रही है कुछ रहे, वो बहन जाके कोर्ट में केस कर रही है कि इसने मेरा केक खा लिया। तो अब हम जिन बच्चों को, जिन दंपतियों को, जिन युवा वर्ग को जिस तरह के समाज की वो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ जो हमारे फिजिकल रिलेशन है पश्चिम के, जो हमारे मानसिक रिलेशन है, जो हमारे सामाजिक रिलेशन है, जो हमारे आर्थिक रिलेशन, मतलब वहाँ सब चीज़ जाकर के कहीं ना कहीं पैसे पर और उपभोक्तावाद पर जाकर केंद्रित हो जाती है। आप मेरे लिए कितने उपयोगी हैं, एट द लास्ट मोमेंट ये रह जाता है बस। तो जब उपयोगिता ही रह गई तो उपयोगिता खत्म तो प्रेम खत्म। अगर स्वार्थ के आधार पर ही प्रेम का नींव रखी गई है तो स्वार्थ पूरा हुआ तो भी प्रेम खत्म, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो भी प्रेम खत्म। प्रेम ने तो खत्म होना ही है। लेकिन अगर नींव प्रेम होती, हाँ, उसके आड़ में, उसकी छाया में कुछ स्वार्थ भी पूरे हो जाते, वो एक अलग बात थी। वो देयर फॉर था, वो मेन चीज़ नहीं थी। लेकिन हमने मेन चीज़ ही हमने स्वार्थ पैदा कर लिया। तो जब हम पदों को देख करके, कद को देख करके, पद को देख करके, मद को देख करके, मद भी बहुत तरह के हैं, उनको देख करके हम संबंधों को चुन रहे हैं, तो अंततः उनमें फिर बिखराव आता है, ये अलगाव आता है, ये डिप्रेशन आता है, ये जो आपने कहा कि रिश्ते ब्रेक होने लगते हैं, ये इतने लंबे नहीं चल रहे हैं, ये अभी बढ़ेगा, ये भी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। काश हम उस लेवल पे कहीं जुड़ सकें जो लेवल हमारे यहाँ पहले रहा। अभी हम सारा कुछ तो तय कर रही है इंडियन पिनल कोड 1862। अब 1862 तय करता है कि आपका विवाह कैसा होना चाहिए, और 1862 से पहले तो ये अंग्रेज बड़ी कलाकारी करके गए कि बहुत सारी चीज़ों को इतना विकृत कर गए उन देशों में कि जीवन भर उस बोझ को आप ढोते ही रहो। ये गए तो जरूर, लेकिन सब जगह ऐसा लकुना छोड़ गए कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को भिड़ा गए आपस में, कोई लेना देना नहीं था। क्या भिड़ाना, क्या फ़र्क पड़ रहा है।
किसकी भौगोलिक सीमाएं, किसका लेना देना, किसका। देखिए आप पाकिस्तान है, मैं हिंदुस्तान हूँ। अभी आप एक तमंचा खरीद रहे हैं मेरे लिए, मैं कट्टा खरीद रहा हूँ आपके लिए। आप एक बम खरीद रहे हैं मेरे लिए, मैं एक हैंड ग्रेनेड ले रहा हूँ आपके लिए। ये सारा पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूँ, ये तो हमारे परिवार के। अब इस जिस पैसे में तमंचा और गोला बारूद और रॉकेट और मिसाइल खरीदी, इस पैसे से घर का सामान आता, जूते आते, राशन आता, फ्रूट्स आते, ज्वेलरी आती, घर में लग्जरी आती, कुछ और आता। लेकिन उसमें वो तो आ नहीं रहा है। अब आ क्या रहा है? ऐसी चीज़ जो कभी इस्तेमाल भी नहीं होगी, 5 साल तक रखा रखा, फिर वो एक्सपायर हो गया, फिर जाकर उसने कबाड़ी को तोल दिया आपने। आपका सारा पैसा वेस्ट ही तो हो रहा है। ये ऐसा फार्मूला आपको, द ग्रेट ब्रिटेन, पूरी दुनिया का चोर सबसे बड़ा, और लिखते हैं द ग्रेट ब्रिटेन। अरे द ग्रेट इंडिया होना चाहिए था। अकबर जो उस तैमूरी वंश को बिलोंग करता है, मुगल खानदान को, जिन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ मिटिया मेट करने के अलावा कुछ नहीं किया, अकबर द ग्रेट। और अशोक ग्रेट नहीं है, चंद्रगुप्त ग्रेट नहीं है, और मतलब कृष्ण जी ग्रेट नहीं है, रामा ग्रेट नहीं है, कोई हमारा हीरो ग्रेट नहीं है, अकबर द ग्रेट। तो जिन्होंने ब्लैकमेल करके जोधाबाई से शादी की रियासत को मुक्त करने के लिए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि यार एक लड़की जा रही है, लड़की को ही दे दो, कम से कम राजपाट तो बच जाएगा। ये उनके संबंधों के आधार रही, इसलिए सलीम जैसे पुत्र पैदा हुए। तो ये बड़ी गहरी कीमियाज हमारे समाज में रही हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा असल में, अभी ये बढ़ेगा, पर अभी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं, भी और बढ़ेगा। थोड़ा सा पूरब और पश्चिम बनेगा, फिर पश्चिम बन के फिर पूरब बनेगा। ये जोरबादा बुद्धा की यात्रा है। जब तक आप पूरी तरह से पश्चिम नहीं हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों में, तब तक पूरब की दृष्टि आपको दिखाई नहीं देगी। बहुत पास में ही अगर गीता और कुरान ले आएँ, वेद और उपनिषद ले आएँ, तो दिखाई नहीं देते हैं, पर डिस्टेंस चाहिए उसको देखने के लिए। रिश्तों का डिस्टेंस भी खत्म हुआ है। हर समय की ऑब्जर्वेशन ने रिश्तों को खट्टा और कड़वा कर दिया है। अब हर समय दृष्टि लगी हुई है। वो बीवी चेक करे जा रही है व्हाट्सएप पे क्या लिखा था, वो पति चेक कर रहा, तुमने किससे बात की। अरे ये कोई जेल खाना है भाई, मतलब तुमने संबंध किया ठीक है, पर किसी को तुम वो थोड़े ले आए हो कि जेल में थोड़ी बंद किया। इससे खटखटता बढ़ती जा रही है, रेस्पेक्ट खत्म हो रही है, सम्मान, ये जो मैंने बिंदु बोले हैं वो सब खत्म हो रहा है। जब सम्मान खत्म हो जाता है तो प्रेम उसकी छाया है, या प्रेम की छाया में सारी चीज़ें चलती हैं। अगर प्रेम है तो रेस्पेक्ट भी होगी। जितना अधिक प्रेम उतना अधिक विश्वास, और जितना अधिक विश्वास उतना अधिक प्रेम, जितना अधिक प्रेम उतना अधिक सम्मान, और जितना अधिक सम्मान उतना अधिक प्रेम। ये सारा का सारा एक दूसरे का वाइस वर्सा और रेसिप्रोकल है। तो ये धीरे धीरे, पर बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जहां अभी ये दौड़ नहीं पहुंची है पेड़ को काटने की, उसके फलों को बेच देने की, उसकी लकड़ी को अपने स्वार्थ में जला लेने की। वहाँ अभी भी प्रेम है, वहाँ अभी भी समय है, वहाँ एक दूसरे के लिए सब कुछ है। अब सारा समय गंवा करके, सारा समय व्यर्थ कर करके, सारे जीवन को दांव पर लगा करके आप वो कहते ना, तेरी 2 टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। मतलब 2 टके के काम को पैदा करने के लिए लाखों रुपए का उत्सव खत्म कर रहे हैं अपने जीवन से। ये बड़े बड़े संदेश हैं फिल्मों में भी, जो गाने हैं ये भी कभी कभी बड़ी मैसेज देते हैं। तो ये हम, यानी कि हम कोयले बीनने के लिए हीरो को गवा देते हैं अपने जीवन से। तो अगर उस पर दृष्टि कर सकें तो बहुत सारी चीज़ों का विकास हो सकता है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन में प्रगाढ़ता आएगी, और जीवन अच्छा, संतुलित और स्थायी होगा। फिर परेशानियां इतनी नहीं होंगी, लेकिन अभी ये बढ़ेगा फिर कम होगा। पश्चिम देख रहा है ना सारा, अब हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं ना सारे लोग। अब रूस में मनाया जा रहा है ना इस्कॉन और बाकी चीज़ों को। तो अभी एक बार समृद्धि भी बड़ी ज़रूरी है। समृद्धि के शिखर पर पहुंचकर ही आप बहुत सारे जीवन के बहुत सारे आयामों को ठीक से समझ पाते हैं। एनीथिंग एल्स? आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।